हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे IRC 37 2018 में जो दिया गया है मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन। आप इस कोड को यूज़ करने से पहले ये ज़रूर समझ लें कि ये कोड सिर्फ नए डिज़ाइन के लिए है या फिर पेमेंट जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि डिज़ाइन ट्रैफिक 2 MSA से ऊपर होना चाहिए। अगर डिज़ाइन ट्रैफिक 2 MSA से कम है तो उसके लिए IRC SP 72 2015 को यूज़ करना है। ये कोड 37 कभी भी ओवरले डिज़ाइन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको ओवरले डिज़ाइन करना है तो उसके लिए या तो फॉलिंग वे डिफ्लेक्टोमीटर मेथड यूज़ करते हैं जो कि IRC 115 में दिया हुआ है, या बेंगलमैन बीम डिफ्लेक्शन स्टडीज के द्वारा करते हैं जो कि IRC 81 में दिया गया है। जो इस कोड में डिज़ाइन प्रिंसिपल या फिलोसफी ऑफ पेमेंट डिज़ाइन जो यूज़ किया हुआ है वो ये है कि पूरी डिज़ाइन लाइफ के दौरान आपका पेमेंट फंक्शनली और स्ट्रक्चरली उसकी दोनों ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है रफनेस या ऊपर जो सरफेस के ऊपर अनइवननेस होता है। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में पर्टिकुलरली क्रैकिंग ऑफ लेयर्स जो कि या तो बिटुमिनस लेयर की कमी से हो सकती हैं या सीमेंटिशियस मटेरियल जो नीचे पड़ा हुआ है, अगर सीमेंटेड बेस आपने यूज़ किया है कभी कई बार वो क्रैक हो जाता है, उसके कारण भी क्रैक ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं। और दूसरा है रटिंग। रटिंग किसी भी लेयर में हो सकती है, सबग्रेड में भी हो सकती है, जीएसपी में भी हो सकती है, सीटी में भी हो सकती है और ऊपर की लेयर में भी हो सकती है। और ये रटिंग जो है रिफ्लेक्ट होती है सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, जैसे ये दिखाया है यहाँ पे। तो ये दो क्राइटेरिया हैं पेमेंट डिजाइन के, क्रैकिंग ऑफ लेयर्स एंड रटिंग ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट में रटिंग और क्रैकिंग को समझने के लिए जो पैरामीटर यूज किए जाते हैं वो है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन। ये तीन पैरामीटर्स हम हर लेयर में निकालते हैं और IRC 37 में एक लीनियर इलास्टिक लेयर थ्योरी यूज की गई है। इसमें पेमेंट को एज ए मल्टी लेयर सिस्टम मॉडल किया जाता है। इसमें सबसे की नीचे की लेयर जो कि सबग्रेड कहलाती है उसको हम मान के चलते हैं कि वो सेमी इनफाइनाइट है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी। और उसके ऊपर जो लेयर है, सब बेस हो या बेस हो या विरिंग कोर्स हो, उनको हम मान के चलते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनफाइनाइट है और वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनाइट, क्योंकि थिकनेस तो लिमिटेड है हर लेयर की, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनाइट है। IIT पेव सॉफ्टवेयर जो कि 37 के साथ आता है उसको यूज करके हम ये स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन निकालते हैं और इनपुट पैरामीटर इसके लिए हर लेयर का इलास्टिक मॉडुलस, पोशान रेशो और उसकी मोटाई, लेयर की मोटाई इनपुट पैरामीटर है। ऑफ कोर्स व्हील लोड तो होगा ही। तो तीन कंट्रोल पैरामीटर है। एक है वर्टिकल स्ट्रेन ऑन टॉप ऑफ सबग्रेड। नाउ ये आपका पेमेंट है, इसमें सबसे नीचे की लेयर सबग्रेड है, उसके ऊपर सीमेंटेड ट्रीटेड सब बेस है, उसके ऊपर सीमेंटेड ट्रीटेड बेस है, उसके ऊपर एक क्रैक रिलीफ लेयर और उसके बाद बिटमस लेयर। वर्टिकल स्ट्रेन यहाँ पे सबग्रेड के टॉप पे व्हील लोड अप्लाई करने के बाद जितना स्ट्रेन आता है वो है वर्टिकल स्ट्रेन ऑन टॉप ऑफ सबग्रेड। और इसको ये मान के चलते हैं कि ये सबग्रेड इंडिकेटर है रटिंग का। दूसरा है हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर। ना ये बिटुमिनस लेयर है, इसकी बॉटम पे, इसकी नीचे जो टेंसाइल स्ट्रेन आता है बिकॉज ऑफ लोड, वो एक क्राइटेरिया है, एक इंडिकेटर है फैटीग का और क्रैकिंग का। और अगर आप सीमेंट ट्रीटेड बेस यूज कर रहे हैं तो इस लेयर के बॉटम पे जो टेंसाइल स्ट्रेन या स्ट्रेस डेवलप होता है वो एक तीसरा क्राइटेरिया है जिसके कारण आपका बेस फेल होता है। तो डिजाइन प्रिंसिपल ये कहता है अगर आप इन तीन पैरामीटर्स को डिजाइन वैल्यू के अंतर्गत रखते हैं तो आपका डिजाइन सेफ होगा। तो रटिंग के लिए
37 में एक इक्वेशन दिया हुआ है और क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी रट डेप्थ सरफेस पे 20 मिलीमीटर से ऊपर हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका पेमेंट सेक्शन फेल हो गया। ये इक्वेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं रटिंग फेल्योर के लिए। अगर आपको वर्टिकल स्ट्रेन की वैल्यू पता है तो आप ये निकाल सकते हो कि आपका पेमेंट कितने रिपीटिशन के बाद फेल होगा, यानी कि कितने रिपीटिशन के बाद उसमें 20 मिलीमीटर की रट डेप्थ डेवलप हो जाएगी। ये इक्वेशन है 80% लायबिलिटी के लिए और ये इक्वेशन है 90% लायबिलिटी के लिए। जनरली यही सजेस्ट किया जाता है कि 90% लायबिलिटी की इक्वेशन को यूज किया जाए फॉर नेशनल हाईवे एंड फॉर एक्सप्रेसवेज, एंड 80% लायबिलिटी स्टेट हाईवे या उससे नीचे के पेमेंट डिजाइन में यूज की जा सकती है। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन वी है, ये है वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन एट टॉप ऑफ सबग्रिड, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। इसी तरीके से आपको फटीग क्रैकिंग क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका पेमेंट सरफेस 20% या उससे ज्यादा क्रैक हो जाता है तो वो एक फेल कंडीशन है। यहां भी ये इक्वेशन है 80% लायबिलिटी के लिए और ये इक्वेशन है 90% लायबिलिटी के लिए। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये पैरामीटर भी सेम है, ये पैरामीटर भी सेम है, सिर्फ ये कोएफिशिएंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन टी ये है टेंसाइल स्ट्रेन एट बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर, और ये जो है MRM ये है रेजिडेंट मॉडुलस ऑफ बिटुमिनस मिक्स यूज्ड इन द बॉटम बिटुमिनस लेयर। तो ये अगर आप दोनों पैरामीटर को आपको पता है तो आप निकाल सकते हो कि कितने लोड साइकिल के बाद आपका पेमेंट फटीग में या क्रैकिंग में फेल हो जाएगा। जब हम सीमेंट ट्रीटेड बेस यूज करते हैं तो उसमें दो क्राइटेरिया हैं, एक स्ट्रेस का और एक स्ट्रेन का। तो दोनों के लिए फटीग परफॉर्मेंस निकाली जाती है। ये इक्वेशन है जो आपको नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटिशन देगी फॉर ए गिवन टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ CTP लेयर। यहाँ E इलास्टिक मॉडुलस है CTP लेयर का MPa में, और एप्सिलॉन T है टेंसाइल स्ट्रेन एट बॉटम ऑफ CTP लेयर। RF रिलायबिलिटी फैक्टर है, इसकी वैल्यू अगर आपका ट्रैफिक 10 MSA से ऊपर है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, अर्बन रोड हो, तो हम इसको 1 लेते हैं और बाकी केसेस में इसको 2 लेते हैं। इसी तरीके से फटीग परफॉर्मेंस स्ट्रेस के बेस पे इस इक्वेशन से निकालते हैं। यहाँ NFI फटीग लाइफ है CTP लेयर मटेरियल की फॉर ए क्लास I ऑफ द एक्सल लोड। तो यहाँ एक्सल लोड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं डिफरेंट क्लास लोड्स में और हर क्लास लोड की एक फटीग लाइफ निकालते हैं। यहाँ सिग्मा टी स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस एट द बॉटम ऑफ CTP लेयर, और ये मॉडुलस ऑफ रप्चर है। सिग्मा टी अपॉन दिस मॉडुलस ऑफ रप्चर, इसको कहते हैं स्ट्रेस रेशो, और आपकी फटीग लाइफ स्ट्रेस रेशो के ऊपर डिपेंड करती है। इसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो भी है कि सीमेंट ट्रीटेड बेस का कम्युनिटी फटीग डैमेज एनालिसिस कैसे किया जाए। कम्युनिटी फटीग डैमेज इस इक्वेशन से निकालते हैं NI अपॉन NFI, जहां NI आपके एक्सपेक्टेड रिपीटिशन है और NFI फटीग लाइफ है जो आप इससे निकालते हैं, और इसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। सेफ डिजाइन के लिए दिस CFT शुड बी लेस देन 1। तो जो स्टैंडर्ड कंडीशंस IRC 37 में कंसीडर की गई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपका मटेरियल रिस्पॉन्स मॉडल लीनियर इलास्टिक है, लेयर इंटरफेस फुल्ली बाउंडेड हो ऑल लेयर्स, डुअल व्हील लेते हैं और हर व्हील पे 20 किलोन्यूटन का लोड, यानी कि डुअल व्हील पे 40 किलोन्यूटन और 40,000 न्यूटन, और कॉन्टैक्ट स्ट्रेस 0.56 MPa। जब आप निकालें टेंसाइल स्ट्रेन इन बिटुमिनस लेयर या वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन और सबग्रेड, और जब आप सीमेंट ट्रीटेड बेस का CFD करते हैं तो उसके लिए हम कॉन्टैक्ट स्ट्रेस 0.8 MPa लेते हैं। और ये 3 क्रिटिकल पैरामीटर हैं, टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन सीमेंट ट्रीटेड बेस की तली पर, और कंप्रेसिव स्ट्रेन सबग्रेड की टॉप पे। तो आपका पेमेंट लेयर्स के हिसाब से 6 तरीके से बन सकता है।
पहला है नॉर्मल पेवमेंट, जहां आप सबग्रेड, उसके ऊपर ग्रेनुलर सब बेस, ग्रेनुलर बेस और एक बिटमस लेयर प्रोवाइड करते हैं, एक या दो। तो यहाँ पे सिर्फ दो कंसिडरेशन ले जाते हैं। कटिंग के लिए हम यहाँ स्ट्रेन निकालते हैं सबग्रेड की टॉप पे, और फटीग के लिए हम यहाँ टेंसाइल स्ट्रेन निकालते हैं बिटमस लेयर की तली पर। ये ध्यान रखें कि ये दो पैरामीटर हम व्हील लोड के नीचे और डुअल व्हील असेंबली के बीच में दोनों पॉइंट पे लिए जाते हैं। जब आप यहाँ पे CTB लेयर यूज करते हैं, सीमेंटेटेड बेस यूज करते हैं, तो ये दो पैरामीटर एडिशनल हो जाते हैं। ये हैं टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ CTB लेयर। बाकी ये दोनों सेम रहते हैं। जब हम CTB लेयर यूज करें, और देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। इस लेयर में यहां हमने CTB के ऊपर एक एग्रीगेट की लेयर यूज किया है एज ए क्रैक रिलीफ लेयर। इसकी जगह हम सामी यूज कर सकते हैं, लेकिन सामी यूज करने के बाद भी आपके जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं वो सेम रहते हैं, ऑल थ्री। यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेस एज स्ट्रेन, और यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटमस लेयर। जब आप यहाँ फोम बिटुमेन यूज करें या एमल्शन बेस्ड रैप का कोई लेयर यूज करें, और यहाँ CTB-SV यूज करें, यानी CTB हम अवॉइड कर रहे हैं इस पेवमेंट में, तो आपके पुराने दो पैरामीटर रह जाते हैं। यहाँ पे टॉप सबग्रिड के टॉप पे वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटमस लेयर। पांचवा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जब आप सब बेस में CTSB यूज करें और उसके ऊपर WMM यूज करें और फिर आप बिटमस लेयर दें, तब भी यही दो क्रिटिकल पैरामीटर होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेन एट टॉप ऑफ सबग्रेड एंड टेंसाइल स्ट्रेन एट बॉटम ऑफ बिटमस लेयर। जब आप नीचे GSP यूज करें और उसके ऊपर CTB लेयर करें और यहाँ क्रैक रिलीफ यूज करें या सामिट यूज करें, तब ये दो पैरामीटर अलग से डेवलप होते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ CTB। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये पैरामीटर तभी पिक्चर में आएंगे जब आप CTB यूज करेंगे। अगर आप CTB यूज नहीं करते तो उसके नीचे या उसके ऊपर कुछ भी है, तो ये पैरामीटर पिक्चर में नहीं आते। पेमेंट डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डिजाइन ट्रैफिक। हम जो काउंट करते हैं फील्ड में व्हीकल्स को, वो कमर्शियल व्हीकल्स पर डे के हिसाब से काउंट करते हैं। इन कमर्शियल व्हीकल्स पर डे को हम कन्वर्ट करते हैं क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स, और इसके लिए पेमेंट डिजाइन करते हैं। ये है बेसिकली नंबर ऑफ एक्सेल्स जो कि आपका पेमेंट पूरी डिजाइन लाइफ में रिसीव करेगा। तो इस इक्वेशन से हम निकालते हैं 365A 1 + R पावर n - 1 अपॉन R इंटू VDF इंटू D। इस इक्वेशन में A है इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन, यानी कि जिस साल आपका प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, जब आप रोड को खोल रहे हैं ट्रैफिक के लिए, वो साल। लेकिन जब काउंट की जाती है तो उससे पहले काउंट की जाती है। तो अगर आपको लगता है कि जिस दिन आपने काउंट किया है उसके 3 साल बाद आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा, तो इस ट्रैफिक को पहले हम 3 साल के लिए प्रोजेक्ट करते हैं। तो बाय दिस इक्वेशन P इंटू 1 + R इंटू X, X इज द नंबर ऑफ ईयर्स, लास्ट काउंट और प्रोजेक्ट पूरा होने के साल के बीच का जो अंतर है वो है X, और R है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को आप 5% मान सकते हैं, 6% मान सकते हैं, या आप इसको इवेलुएट भी कर सकते हैं फील्ड में। इसमें VDF व्हीकल डैमेज फैक्टर है, जिसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। व्हीकल डैमेज फैक्टर यूज किया जाता है क्योंकि आपके सारे एक्सेल्स फील्ड में स्टैंडर्ड लोड के नहीं होते हैं, तो जो ओवरलोडेड ट्रक्स हैं, ओवरलोडेड व्हीकल्स हैं, उनको स्टैंडर्ड एक्सेल लोड में कन्वर्ट करने के लिए VDF यूज किया जाता है। और D है यहाँ पे लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ रोड पे। जहां आपकी सिंगल कैरिजवे है, यानी कि आपका रोड डिवाइडेड नहीं है,
तो ये फैक्टर लिए जाते हैं। सिंगल लेन रोड के लिए 1, 2 लेन के लिए 0.5, 4 लेन के लिए 0.4। जब आपका रोड डिवाइडेड है तब ये लिए जाते हैं फैक्टर डी के। 2 लेन के लिए 0.75, 3 के लिए 0.6 एंड 4 के लिए 0.44। व्हीकल डैमेज फैक्टर जैसे मैंने बताया एक मल्टीप्लायर है, एक कांस्टेंट है जो डिफरेंट कमर्शियल व्हीकल्स के एक्सल लोड को स्टैंडर्ड एक्सल लोड में कन्वर्ट करता है। वीडीएफ निकालने के लिए एक्सल लोड सर्वे रिकमेंडेड है कि हम 24 घंटे के लिए एक्सल लोड सर्वे करें दोनों डायरेक्शन में, और एक सैंपल साइज जो स्पेसिफाइड है आईआरसी कोड में कि अगर आपका कमर्शियल व्हीकल्स पर डे 3000 से कम है तो 20%, 6000 से ज़्यादा है तो 10%, एंड मिनिमम 900 व्हीकल्स को आपको सर्वे करना है। अगर आप सर्वे फील्ड में नहीं कर सकते हैं तो आईआरसी में ये टेबल दिया हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल कमर्शियल व्हीकल्स, टू वे इनिशियल कमर्शियल व्हीकल्स, और आपकी टेरेन के हिसाब से आप इस टेबल से व्हीकल डैमेज फैक्टर चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेमेंट कंपोजिशन में आपकी 3 लेयर होती हैं सबग्रेड के ऊपर, सब बेस, बेस और उसके ऊपर बिटवीन लेयर। आईआरसी 37 2018 का जो एडिशन है वो हर तरह का मटेरियल अलाउ करता है, सब बेस में भी और बेस में भी। आपका सब बेस ग्रेनुलर भी हो सकता है और सीमेंटेटेड भी हो सकता है, या दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इस तरीके से बेस लेयर में भी हर तरह का मटेरियल, इवन रैप भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर्म बिटुमेन के द्वारा भी आप इस लेयर को तैयार कर सकते हैं, और नॉर्मली अगर ये सब नहीं है तो एग्रीगेट की लेयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप सीटीबी यूज करें, यानी सीमेंटेटेड बेस यूज करें, तो उसके ऊपर एक क्रैक रिलीफ लेयर जरूर डालें, चाहे वो एग्रीगेट की हो चाहे वो सामी लेयर हो, क्योंकि सीटीबी जनरली क्रैक हो जाता है बहुत जल्दी, और अगर आप ये लेयर नहीं डालते हैं तो ये क्रैक ऊपर बिटवीन लेयर में रिफ्लेक्ट होते हैं। सबग्रेड इंपॉर्टेंट लेयर है, और जनरली हम ये समझते हैं कि जो टॉप 500 मिलीमीटर की थिकनेस है वो फाउंडेशन लेयर है। आईआरसी 37 का मेथड सीबीआर के बेस पे नहीं है, ये मॉडुलस के बेस पे है, इसलिए ये जरूरी है कि हम सीबीआर को एमआरएस में कन्वर्ट करें। दिस इज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड सॉइल। ये दो इक्वेशन है, अगर आपकी सीबीआर वैल्यू 5 से कम है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, अगर 5 से ज्यादा है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। और यहाँ पे कंसेप्ट दिया है इफेक्टिव सबग्रेड सीबीआर का। कोड कहता है कि मिनिमम इफेक्टिव सीबीआर 5 से कम नहीं होनी चाहिए अगर आपका कमर्शियल व्हीकल्स पर डे 450 या उससे ऊपर है, और मैक्सिमम लिमिट भी है कि मैक्सिमम रेजिडेंट मॉडुलस वैल्यू जो इस इक्वेशन से निकल के आती है उसको आप 100 से ज्यादा नहीं लेंगे डिजाइन में। तो ये इफेक्टिव सीबीआर क्या है? इफेक्टिव सीबीआर निकालने के लिए आईआईटी पेव सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। इसके लिए हम सिंगल व्हील लोड मान के चलते हैं 40,000 न्यूटन का और 40 किलो न्यूटन का, और कॉन्टैक्ट प्रेशर 0.56 एमपीए का। 2 लेयर लिया आपने, जिसमें 50 सेंटीमीटर की जो है सबग्रेड लेयर है और उसके नीचे एम्बैंकमेंट लेयर है। तो जब भी आप एम्बैंकमेंट के ऊपर अपना रोड बनाते हैं तो जो सॉयल आप यूज करते हैं एम्बैंकमेंट बनाने में उसकी सीबीआर अलग होती है, और जो ऊपर सबग्रेड में जो सॉयल डालते हैं उसकी सीबीआर अलग होती है। तो दोनों का एक कंबाइंड सीबीआर निकालने का तरीका है, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव सीबीआर। तो उसके लिए आपको दोनों की इलास्टिक मॉडुलाई चाहिए, यानी कि एमआर वैल्यू चाहिए, ऊपर के सॉयल की भी और नीचे की सॉयल की भी। पोशान रेशो 0.35 मान के चलते हैं, और फिर हम सरफेस डिफ्लेक्शन निकालते हैं आईआईटी पेव सॉफ्टवेयर से। तो प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि जब आपने सरफेस डिफ्लेक्शन निकाल लिया आईआईटी पेव से, तो उसको आप इस इक्वेशन में रखेंगे और इस इक्वेशन से आप एमआर वैल्यू निकालेंगे। जब आप एमआर वैल्यू निकाल लें तो आप इफेक्टिव सीबीआर फिर वापस इन्हीं इक्वेशन से सीबीआर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल p कॉन्टैक्ट प्रेशर जो मैंने बताया 0.56, स्मॉल a रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉन्टैक्ट एरिया, एंड ये आप निकाल सकते हैं 40,000 न्यूटन लोड के लिए, और जनरली ये 150.8 मिलीमीटर आती है। पोशान रेशो 0.35। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इफेक्टिव सीबीआर निकालते हैं। मान लीजिए आपके एम्बैंकमेंट सॉयल की जो सीबीआर है वो 8% है,
और जो आपने बोरो मटेरियल यूज किया है सबग्रेड बनाने के लिए एम्बैंकमेंट के ऊपर, उसकी सीबीआर 20% है। तो इफेक्टिव सीबीआर क्या है? तो इसके लिए पहले हम एमआर वैल्यू निकालेंगे दोनों लेयर की, क्योंकि यहाँ सीबीआर 5 से ज्यादा है तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे 17.6 इंटू सीबीआर पावर 0.64। तो एम्बैंकमेंट सॉइल की जिसकी सीबीआर 8 है वो है 66.6 MPa, और जो बोरो मटेरियल जिसके जो आपने सबग्रेड के लिए यूज किया है उसकी एमआर वैल्यू आई 119.7 MPa। अब हम ये आपका दो लेयर स्ट्रक्चर हो गया, जो कि नीचे आपका एम्बैंकमेंट है और उसके ऊपर आपकी सबग्रेड है। सबग्रेड का एमआर वैल्यू 119.7 MPa और जो नीचे की लेयर है उसका एमआर वैल्यू 66.6 MPa। तो अब हम चलते हैं आईआईटी पेव में और वहां निकालते हैं सरफेस डिफ्लेक्शन, यहाँ पे इस पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे। यहाँ मेरे सिस्टम पे ये IIT 37 पेव सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। इसको रन करने से पहले आप सबसे पहले इस फाइल को जरूर क्लिक करें, इससे आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल हो जाएगा। जावा इंस्टॉल करने के बाद आप ये IIT पेव स्टार्ट फाइल को क्लिक करें तो आपको ये डिजाइन न्यू पेमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ लेयर्स दो ही हैं, एक एम्बैंकमेंट की और एक सबग्रेड की। तो हम इनमें डेटा फीड करेंगे इलास्टिक मॉडुलस। लेयर 1 ऊपर की लेयर है जो कि आपके सबग्रेड है, इसका है 119.7 MPa और पोशान रेशो 0.35, थिकनेस 500 मिलीमीटर। और इसी तरह से जो नीचे की लेयर है उसका ई वैल्यू है 66.6, पोशान रेशो 0.35। यहाँ थिकनेस नहीं होती क्योंकि इसको हम मान के चलते हैं कि ये इनफाइनाइट है। व्हील लोड 40,000 न्यूटन एंड टायर प्रेशर 0.56 MPa। और हमारा जो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल एक पॉइंट है, दैट इज बिलो द लोड। सो डेप्थ भी 0 लेंगे और रेडियल डिस्टेंस भी 0 लेंगे। इन डेटा को हम सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद ये आपसे पूछेगा रन, तो हम रन करेंगे और रन करने के बाद आपको जो आउटपुट फाइल है वो यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस पॉइंट पे है, डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन, 1.41 मिलीमीटर। तो आईआईटी सॉफ्टवेयर से आपका जो सरफेस डिफ्लेक्शन आया वो है 1.41 mm। इसको हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट एमआर वैल्यू यूजिंग दिस इक्वेशन। यहाँ पे अब ये म्यू 0.35, सरफेस डिफ्लेक्शन 1.41, ए 150.8। इससे आप अगर निकालेंगे एमआर की वैल्यू तो आएगी 105.1 MPa। अब चूंकि आपका डिजाइन कहता है कि इसको आप 100 ही रखेंगे, तो 100 के लिए फिर आप इस इक्वेशन को यूज करें और यहां से निकालें सीबीआर। यहाँ पे 8 की जगह हम सीबीआर रखेंगे और इसकी वैल्यू होगी 100, तो आपका कोरस्पॉन्डिंग सीबीआर आएगा 15.1 और 15। अब ये आपका स्ट्रक्चर 2 लेयर से 1 लेयर हो गया और इसका इफेक्टिव सबग्रेड मॉडुलस है 105.1 और ये आप कह सकते हो 100, और इसकी इफेक्टिव सीबीआर होगी 15%। सबग्रेड के ऊपर पहली लेयर आती है सब बेस की, और सब बेस ग्रेनुलर भी हो सकता है और सीमेंटेड भी हो सकता है। ये सब फंक्शन है जो आपको पहले से ही पता होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि आपका सब बेस ड्रेनेज और फिल्टर लेयर की तरीके से काम करता है। जब आपकी थिकनेस 150 मिलीमीटर हो, सिंगल लेयर में डालते हैं इसको, और उस समय ये दोनों काम एक साथ करता है, ड्रेनेज और फिल्टर का। लेकिन अगर मिनिमम थिकनेस 150 से ऊपर है तो हम सब बेस को 2 लेयर में डालेंगे, इसकी थिकनेस 100 मिलीमीटर होगी हर लेयर की। पहली लेयर जो टॉप लेयर है वो ड्रेनेज लेयर की तरह काम करती है और नीचे की लेयर फिल्टर लेयर की तरीके से काम करती है। सब बेस का एमआर निकालने के लिए आपको चाहिए उसकी थिकनेस और एमआर ऑफ सपोर्ट। यहाँ ये एमआर सपोर्ट जो है बेसिकली सबग्रेड का एमआर वैल्यू है जो हमने पहले स्टेप में निकाला। थिकनेस ऑफ ग्रेनुलर लेयर मिलीमीटर लिखी जाती है यहाँ पे। और अगर आप
CTS भी यूज कर रहे हैं, सीमेंट ट्रीटेड सब बेस यूज कर रहे हैं, IRC कोड कहता है कि उसकी मिनिमम थिकनेस 200 मिलीमीटर होनी चाहिए और इसका MR वैल्यू UCS के ऊपर डिपेंड करता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर आप अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं 7 डेज पे, इट शुड बी 1.5 to 3 MPa, और अगर ये इतना है तो आप इसका मॉडुलस लेंगे 600 MPa। थंब रूल ये है 1000 टाइम्स UCS, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यूज जो IRC कोड ने स्पेसिफाई किए हैं। अगर आपका UCS 3 से नीचे है या कहिए 1.5 से ऊपर है तो आप लेंगे 600, अगर 1.5 से नीचे है तो आप लेंगे 400, एंड पोशान रेशो 0.25। बेस कोर्स अगेन ये भी आपका ग्रेनुलर हो सकता है या सीमेंटेटेड हो सकता है। अगर आपका बेस कोर्स ग्रेनुलर है और सब बेस भी ग्रेनुलर है तो यहां हम इन दोनों को जोड़ के एक इकट्ठा MR वैल्यू निकालते हैं, और अगेन MR सपोर्ट जो है उस केस में MR ऑफ सबग्रेड होगा। तो यहाँ H जो है वो होगा थिकनेस ऑफ बेस प्लस सब बेस। जब आप CTSB के ऊपर ग्रेनुलर बेस डालते हैं तो उसके MR वैल्यू आप 350 ले सकते हैं, और अगर आप नेचुरल ग्रेवल के ऊपर डालते हैं तो उसकी वैल्यू 300 MPa ले सकते हैं। अगर आपका बेस कोर्स सीमेंट ट्रीटेड बेस है तो IRC कोड कहता है कि उसकी मिनिमम थिकनेस 100 मिलीमीटर होनी चाहिए, और इसकी एक्चुअल थिकनेस हम निकालते हैं IIT पेव यूज करके। इस मटेरियल की मिनिमम UCS जो स्पेसिफाइड है वो है 4.5 to 7 MPa एट 7 और 28 डेज, और वही फार्मूला यहाँ यूज करते हैं कि E वैल्यू विल बी 1000 टाइम्स 28 डेज UCS। लेकिन अगेन इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 500 MPa ली जाती है। CTB में आपको एक एडिशनल पैरामीटर चाहिए क्योंकि इसकी फटीग लाइफ आपको निकालनी होती है बेस्ड ऑन स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो यहाँ पे आपको चाहिए मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, जिसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। ये 20% ऑफ UCS ले सकते हैं, और अगर आप UCS नहीं निकाल रहे हैं तो सीमेंटीशियस स्टेबलाइज्ड एग्रीगेट्स के लिए 1.4 MPa, लाइम फ्लाई सॉइल के लिए 1.05 MPa, और सॉइल सीमेंट के लिए 0.7 MPa ली जा सकती है। जब भी बेस कोर्स आप CTB का प्रोवाइड करें तो जरूरी है कि उसके ऊपर आप या तो क्रैक रिलीफ लेयर डालें जो कि क्रस्ट एग्रीगेट की एक लेयर होगी 100 मिलीमीटर थिकनेस की, या एक सामी लेयर डालें जो इलास्टोमरिक मॉडिफाइड बाइंडर होगा जो कि 10 to 12 kg पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से अप्लाई किया जाता है, और ये लेयर कभी भी स्ट्रक्चर लेयर की तरह से काउंट नहीं की जाती है। जब आप बेस कोर्स में बिटुमेन अमल्शन या फॉर्म बिटुमेन के साथ रैप यूज करते हैं तब उसकी मिनिमम थिकनेस 100 मिलीमीटर होनी चाहिए, और उसका MR आप 800 MPa एस्यूम कर सकते हैं। पोशान रेशो 0.35। IRC कोड में डिफरेंट तरीके की बिटुमेन लेयर्स दी हुई हैं जो कि आपके ट्रैफिक लेवल के ऊपर डिपेंड करेंगी, लेकिन ये फुट नोट यहाँ जरूरी पढ़ें कि एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे के लिए अगर डिजाइन ट्रैफिक 20 ms से या उससे कम भी है तब भी आप VG40 यूज करेंगे DBM में। पेमेंट डिजाइन करने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपका 37 मैकेनिस्टिक डिजाइन मेथड है, इसके लिए आपको MR वैल्यू चाहिए। MR वैल्यू बिटुमेन लेयर की लेबोरेटरी में निकालनी चाहिए, लेकिन IRC कोड कहता है कि अगर लैब वैल्यू इनसे ज्यादा आती है जो इस टेबल में दिया हुआ है तो इन्हीं वैल्यू को लें, लैब वैल्यू को ना लें। DBM लेयर या तो एक लेयर में प्रोवाइड की जाती है, 2 लेयर में प्रोवाइड की जाती है जैसे कि डिजाइन की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन अगर आप एक सिंगल लेयर डाल रहे हैं DBM की BC के नीचे तो वहां हम टारगेट एयर वायर्स 3.5% रखेंगे, और इस 3.5% के हिसाब से ही हम इफेक्टिव बाइंडर कंटेंट निकालते हैं, और ये पैरामीटर आपको चाहिए M कैलकुलेट करने के लिए जो कि फटीग इक्वेशन में हमने यूज किया था। जब आप 2 लेयर में डालते हैं तो नीचे की जो लेयर है DBM की वो 3% एयर वार्ड्स के लिए डिजाइन करें और 4% फील्ड कॉम्पैक्शन टारगेट करना चाहिए। तो मित्रों इन सब के बाद हम आते हैं पेमेंट डिजाइन प्रोसीजर पे। इसको मैं 4-5 स्टेप में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला स्टेप है
सेलेक्ट ए ट्रायल कंपोजिशन। इसका मतलब है कि आप ये डिसाइड करें कि आपको लेयर कौन कौन सी लेनी है। ऊपर सबसे ऊपर नेचुरली बिटमस कंक्रीट होगा, उसके नीचे डीबीएम होगा, उसके नीचे आपको क्या लेना है, ग्रेनुलर बेस लेना है या सीमेंटेटेड बेस लेना है, या रैप को मॉडिफाई करके फॉर्म बिटुमन के साथ उसको यूज करना है। उसके नीचे आपको क्या लेना है, एक ग्रेनुलर लेयर लेनी है एग्रीगेट की, जीएसबी, या फिर आपको सीमेंटेटेड सब बेस लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है मिक्स डिजाइन पैरामीटर। उसके लिए हमको उनका, क्योंकि रेजल्ट मॉडुलस चाहिए, इसलिए हमें उनके मिक्स डिजाइन पैरामीटर को यूज करना पड़ेगा टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम। आपको याद होगा कि फिटिंग इक्वेशन में वैल्यू ऑफ एम भी यूज की जाती है, जो कि डिपेंड करती है कि डीबीएम लेयर में एयर वायर्स कितने हैं और इफेक्टिव बाइंडर कंटेंट कितना है। उसके बाद लेयर थिकनेस आप कोई चूज कर लीजिए बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और ट्रैफिक कंडीशन को देखते हुए। आप कोई मेरे को इतना डीबीएम, इतना बीसी, इतना थिकनेस सीटीबी या इतना थिकनेस जीएसबी आपको यूज करना है। इस स्ट्रक्चर को हम आईआईटी पेप को यूज करके हम उसमें निकालेंगे कितने स्ट्रेस और स्ट्रेन आते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे, और इनको हम कंपेयर करेंगे फिर अलाउबल स्ट्रेस स्ट्रेन जो हम निकालते हैं अपनी परफॉर्मेंस मॉडल से, जो आपकी फिटिंग इक्वेशन है या रेटिंग इक्वेशन है। अगर ये अलाउबल स्ट्रेन जो एक्चुअल स्ट्रेन आ रहा है उससे ज्यादा है तो आपका पेमेंट सेफ है, अगर नहीं है तो फिर आप थिकनेस चेंज करेंगे और यही आइट्रेशन आप दोबारा करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका अलाउबल स्ट्रेन एक्चुअल स्ट्रेन से ज्यादा नहीं हो जाता है। जब आप थिकनेस प्रोवाइड करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि आईआरसी ने हर लेयर के लिए कुछ मिनिमम थिकनेस स्पेसिफाई की हुई है, वो आपको जरूर देनी है। एक एग्जाम्पल को लेकर मैं आपको समझाऊंगा इसके स्टेप्स। और एग्जाम्पल इस तरह से है कि डिजाइन ए बिटमस पेमेंट जिसमें हम ग्रेनुलर बेस और सब बेस दोनों कन्वेंशनल ले रहे हैं। ओके, नीचे जीएसबी है, उसके ऊपर डब्ल्यूएमएम है और डेटा ये दिया हुआ है 4 लेन डिवाइड कैरिज वे, इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रैफिक दिया है इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन 5000 सीवीपीडी दोनों तरफ, तो चूंकि ये डिवाइडेड हाईवे है तो एक तरफ 2500 हो जाएगा। ट्रैफिक ग्रोथ रेट 6%, डिजाइन लाइफ 20 ईयर्स, व्हीकल डैमेज फैक्टर 5.2 जो कि दोनों डायरेक्शन में सेम लिया जाएगा। इफेक्टिव सीबीआर मैंने यहाँ पे ले लिया है 7%, क्योंकि इसका तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको एम्बैंकमेंट लेयर की और ऊपर के लेयर की सीबीआर पता है तो आप कैसे निकालेंगे इफेक्टिव सीबीआर। और ये मार्शल पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि डीबीएम लेयर हम डिजाइन करेंगे 3% एयर वायर्स के लिए, जिससे कि इफेक्टिव बिटुमन कंटेंट 11.5% होगा। तो सॉल्यूशन इन स्टेप्स में है। नाउ लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ईच डायरेक्शन फॉर 4 लेन डिवाइडेड हाईवे आईआरसी कोड में दिया हुआ है 0.75। इनिशियल ट्रैफिक दोनों डायरेक्शन में 5000 है तो एक डायरेक्शन में 2500, वीडीएफ दोनों में सेम है। इन पैरामीटर्स को यूज करके हम निकालेंगे एन, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स, और ये आया 131 एमएस से। इफेक्टिव सीबीआर 7, देयरफॉर इस सीबीआर के लिए रेजिडेंट मॉडुलस अपग्रेड का आएगा 17.6 इंटू सीबीआर पावर 0.64 दैट इज 62 एमपीए। ये 100 से कम है जो कि आपके आईआरसी में अपर लिमिट दी हुई है। और चूंकि आपका डिजाइन ट्रैफिक यहाँ एन की वैल्यू 50 एमएसए से ऊपर आ रही है तो हम टॉप में प्रोवाइड करेंगे या तो एसएम में या बिटमस कंक्रीट विद मॉडिफाइड बिटुमन सरफेस कोर्स, और नीचे हम डीबीएम देंगे एज ए बेस लेयर VG40 के साथ, जिसकी विस्कोसिटी ग्रेड 40 विद विस्कोसिटी ऑफ 3600 पॉइस एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम एक ट्रायल सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। लेट अस अस्यूम कि हमारा बिटमस कंक्रीट 40 मिलीमीटर होगा, डीबीएम ऊपर 70 नीचे 80 मिलीमीटर, और दोनों लेयर ग्रेनुलर हैं WMM 250 मिलीमीटर एंड GSB 230 मिलीमीटर। अब चूंकि ये दोनों लेयर ग्रेनुलर हैं तो इनको हम सिंगल लेयर की तरह ट्रीट करेंगे और ये एक लेयर होगा बिटमस लेयर और एक सबग्रेड होगा।
तो आपका मटेरियल प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से होंगी कि सबग्रेड का इफेक्टिव CBR 7 है, तो उसका ई वैल्यू आप यहां से निकालेंगे 17.6, CBR 0.64, दैट इज 62 MPa, इसका पोशान रेशो 0.35। एग्रीगेट लेयर दोनों इकट्ठी हैं, तो इसकी थिकनेस होगी 230 प्लस 250। इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, ये ई वैल्यू सबग्रेड की है 62, तो ई वैल्यू ऑफ ग्रेनुलर लेयर आ गई हमारी 200 MPa, इसका भी म्यू वैल्यू 0.35। हॉट मिक्स एस्फाल्ट तीनों लेयर इकट्ठी, टोटल थिकनेस 80 प्लस 70 प्लस 40, दैट इज 190 मिलीमीटर। इसका हम ई वैल्यू लेंगे 3000 टेबल से एंड पोशान रेशो 0.35। तो ये हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर हो गया। इसमें नीचे सबग्रेड जिसका के ई वैल्यू 62 MPa, म्यू वैल्यू 0.35, बेस एंड सब बेस इकट्ठा हो गया है, 480 मिलीमीटर थिकनेस एंड 200 मिलीमीटर इसका ई वैल्यू और MR वैल्यू एंड 0.35 इज पोशान रेशो। HMA लेयर 190 मिलीमीटर, E value 3000 and mu value 0.35. It's a dual wheel assembly. The center spacing 310 millimeter and the pressure here, contact pressure is 0.6 MPa और हमारी critical location हो गई ये 4, 1 2 3 4। एक है HMA लेयर के नीचे तली में, बिल्कुल लोड के नीचे और दोनों लोड के बीच में। पोजीशन 1 एंड 3 व्हील लोड के नीचे हैं, दैट इज रेडियल डिस्टेंस 0, एंड पोजीशन 2 एंड 4 दोनों व्हील्स के बीच में है, इनकी रेडियल डिस्टेंस होगी 310/2, 155 मिलीमीटर। नाउ अब हम निकालेंगे अलाउबल स्ट्रेन एट डिफरेंट पॉइंट्स, जो कि IS 37 में जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनको यूज करके, एंड चूंकि ये नेशनल हाईवे है तो हम 90% लायबिलिटी की इक्वेशंस यूज करेंगे। और फटीग इक्वेशन ये है, नाउ यहाँ पे एप्सिलॉन T है आपका टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटमस लेयर और E उसका मॉडुलस है। ना हमको NF पता है, नंबर ऑफ साइकिल्स, NF पता है 131 MSA। एक पैरामीटर है यहाँ पे C और C है 10 की पावर M, M है VBE अपॉन VA प्लस VBE। दिस इज इफेक्टिव बाइंडर कंटेंट बाय वॉल्यूम एयर वायर्स, और अगर आप इनकी वैल्यू रखेंगे 3% एंड 11.5% तो ये इक्वेशन इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो हम NF लेंगे 131 मिलियन, E लेंगे 3000, तो हम इससे निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन T। नाउ ये हमारा अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेन है 150 माइक्रोन। इसी तरीके से रटिंग इक्वेशन है ये, रटिंग लाइफ लेंगे 131 MSA मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल, तो हम निकाल सकते हैं हमारा एप्सिलॉन V, यानी कि अलाउबल स्ट्रेन एट द टॉप ऑफ सबग्रेड। अब हम IIT पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो हमने पेमेंट कंपोजिशन माना है, एज्यूम किया है, उसमें हमारे स्ट्रेन क्या क्या आते हैं। तो हम अब IIT पे सॉफ्टवेयर को दोबारा खोलेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ लेयर्स 3 हो जाएंगी, बिटुमिनस, ग्रैनुलर एंड सबग्रेड, और इस स्क्रीन पे हम इनके इनपुट डेटा देंगे। इलास्टिक मॉडुलस फॉर बिटुमिनस लेयर 3000, पोशान रेशो 0.35, thickness is 190 millimeter, and similarly elastic modulus for second layer, that is your GSB plus base 200 MPa, Poisson ratio 0.35, thickness is total thickness 480 millimeter. For subgrade elastic modulus 62 MPa, Poisson ratio 0.35, and there is no thickness because we assume it to be infinite. Wheel load 20,000 Newton, tire pressure 0.56 MPa, and now here analysis points are 4. The first point is at a depth of bituminous layer, that is 190 millimeter, and radial distance will be 0 because you need below the point, below the load. The second point will be at the same depth 190, but now the radial distance will be 155 between the wheels. Third point will be at top of subgrade, so thickness will be 670 millimeter and radial distance 0, and in the 4 point it will be 670 millimeter deep with radial distance of 155 millimeter. It's a 12 wheel assembly,
So we submit the data here, and after submission of all data, you run the program, and after the program is run, you can see the output here. तो IIT पेप से हमको जो दो पैरामीटर मिलते हैं वो है ये एप्सिलॉन टी 0.1458 इंटू 10 पावर -3, तो 145 माइक्रोन्स कह सकते हैं। और जो हमारा एप्सिलॉन जेड है सबग्रेड लेवल पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है वो है 0.244 इंटू 10 पावर -3 मिलीमीटर, और आप कह सकते हैं 244 माइक्रोन। इनको हम कंपेयर करें अपने अलाउबल स्ट्रेन से। सो अलाउबल स्ट्रेन हमारा है 150, इसके अगेंस्ट में आया 146, तो हमारा डिजाइन सेफ है। इस तरीके से वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन एट टॉप ऑफ सबग्रेड अलाउबल है 301, एंड एक्चुअल जो पेमेंट से आया है 244, इसलिए ये भी सेफ है। अब आप इसमें कम नहीं करें थिकनेस को, क्योंकि आप ये देखें 150 के अगेंस्ट 146 है, इसलिए आप कोई भी थिकनेस इसमें कम करेंगे बेस की या सब बेस की, तो ये स्ट्रेन एक्सीड कर जाएगा और आपका डिजाइन अनसेफ हो जाएगा। तो मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस जो भी कमेंट्स हैं मुझे जरूर लिखें।